गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द रैंकर्स। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के स्पेस सेक्टर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट के बारे में, जो कि है विक्रम-1 एंड मिशन आगमन। ठीक है, तो आपने इसरो का नाम तो सुना होगा, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 15 अगस्त 1969 को। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है बेंगलुरु, कर्नाटका में। ठीक है, तो ये हमारे इसरो के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। बट अब इंडिया में प्राइवेट कंपनीज भी आ चुकी है स्पेस सेक्टर के लिए, और हमारी गवर्नमेंट ने इन्हें परमिशन दे दी है कि ये भी अब इंडिया में अपने प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकती है, रॉकेट, सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकती है। तो जो प्राइवेट कंपनी हमें अभी देखने को मिल रही है दैट इज स्काईरूट एरोस्पेस। तो इंडिया की फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट बनाने वाली है, जो कि जिसका नाम है विक्रम-1। तो इसको डेवलप करेगी ये प्राइवेट कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस। अब हम देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स प्राइवेट कंपनीज के स्पेस सेक्टर में आने से हमें देखने को मिलेंगे। नंबर 1 इज कंपटीशन बढ़ेगा। नंबर 2, नई जॉब्स क्रिएट होंगी। नंबर 3, हमारी जो स्पेस सेक्टर इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी। और इसी के साथ हमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिलेंगी। तो ये सब हमारे बेनिफिट्स रहेंगे इस प्राइवेट कंपनी के इंट्रोड्यूस होने से। तो इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं कि इस रॉकेट का पेलोड कितना रहेगा। दैट इज 350 किलोग्राम इसका पेलोड रहेगा। इसका मतलब है कि जो रॉकेट विक्रम-1 है इसमें हम 350 किलोग्राम तक की सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब है हमारे पेलोड का। और उन्हें हम भेजेंगे अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट पे। और क्या मतलब है लो अर्थ ऑर्बिट का? जो कि अर्थ के पास का स्पेस होगा फ्रॉम 160 किलोमीटर्स टू 2000 किलोमीटर तक के स्पेस को हम लो अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं। तो यहाँ तक ये जो रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट लॉन्च होगी वहाँ जाएगी। और इससे हमें क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे? ये अर्थ के काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो यहाँ पे हमें क्लियर इमेजेस देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी आपको वेदर सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि हम अर्थ के बिल्कुल पास में इसे लॉन्च करने वाले हैं। देन देखते हैं इसका आर्किटेक्चर किस तरह से रहेगा। इसमें आपको अल्ट्रा लाइट वेट ऑल कार्बन कंपोजिट का यूज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना लाइट वेट आपका रॉकेट होगा उतना ही वो फ्यूल कम यूज़ करेगा। तो उसके लिए हमने किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है? दैट इज़ लाइट वेट ऑल कार्बन कंपोजिट। और ये
3 सॉलिड बूस्टर स्टेजेस में काम करेगा। लाइक फर्स्ट स्टेज में ये एक ही बार में फ्यूल को यूज़ नहीं करेगा, फर्स्ट स्टेज में जाएगा, देन ये सेकंड स्टेज में, देन थर्ड स्टेज में। इस तरह से जो भी इसका काम होता रहेगा वो कंप्लीट होगा, देन इसका वेट हल्का होता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। और हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है, एक इसमें ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल भी देखने को मिलेगा। इसका काम ये होगा कि हम जहाँ पे इसको लॉन्च करवाना चाहते हैं वहाँ पे ये इसको एडजस्ट करेगा कि अपनी प्रॉपर लोकेशन पे एडजस्ट हो सके। तो ये काम रहेगा ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल का। अब हम इसका कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी देखते हैं, इसका क्या लिंक हमें देखने को मिल रहा है। ऑन 18 जुलाई 1980 में इसरो ने लॉन्च किया था SLV-3 रॉकेट, ठीक है। और इसी के 46 इयर्स लेटर अब एक प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च करना है विक्रम-1। तो SLV-3 जो हमारे पास रॉकेट था वो गवर्नमेंट के अंडर हमें देखने को मिला था, बट विक्रम-1 हमें एक प्राइवेट रॉकेट देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको मिशन आगमन भी कहा गया है, क्योंकि इसको हम एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं सेकेंड टाइम विद द हेल्प ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। और इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलेंगे। अब इंडिया 6th स्पेस क्लब का मेंबर बन जाएगा इसके लॉन्च के बाद। देन एक थर्ड कंट्री बनी है इंडिया विद प्राइवेट लॉन्च कैपेबिलिटी। बाकी मैंने इसको आपके सिग्निफिकेंस बताए क्या क्या रहेंगे, लाइक हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलेंगी, हमारा जो स्पेस सेक्टर है उसकी इकोनॉमी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। ये कुछ सिग्निफिकेंस इसके रहने वाले हैं, ठीक है। तो हमने देखा है कि इसरो ने इससे पहले बहुत सारे मिशन लॉन्च किए हैं, लाइक चंद्रयान मिशन, गगनयान मिशन, आदित्य L1, देन आपका एक मंगलयान मिशन था वो इसरो ने लॉन्च किए थे। बट अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को भी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, वो भी अब यहाँ पे अपने रॉकेट्स लॉन्च करते हुए नज़र आएंगे। तो ये हमारे स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी बात है और इसकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने देखा कि मिशन का नाम क्या है, विक्रम-1 मिशन है, और ये इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट रहने वाला है। एंड इसका पेलोड लगभग 350 किलोग्राम रहेगा। एंड ये अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट पे जाएगा, जो कि 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की हाइट तक रहता है। और इसके कुछ प्राइमरी पेलोड देखने को मिलेंगे, दैट इज एम्ब्रेस, सोलरिस, स्कोप एंड रिसर्च पोस्ट कार्ड्स, ठीक है। देन इसका आर्किटेक्चर हमने देखा कि अल्ट्रा लाइट वेट, यहाँ पे ऑल कार्बन कंपोजिट का हम यूज़ करेंगे ताकि इसको लाइट वेट बनाया जा सके, ताकि ये फ्यूल कम यूज़ करे। देन इसमें हम एक ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल का भी यूज़ करेंगे इसको अपनी एक लोकेटेड लोकेशन पे भेजने के लिए। इसका लिंक हमने देखा कि 18 जुलाई 1980 में हमने जो रॉकेट लॉन्च किया था दैट वाज SLV-3, जो कि इसरो के थ्रू लॉन्च किया गया था। एंड इसके 46 ईयर्स के बाद ही हमने विक्रम-1 को अभी लॉन्च करना है। और इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या रहेंगे, हमने देखा कि हम 6th स्पेस क्लब मेंबर बन गए हैं। देन हम थर्ड कंट्री बन गए विद प्राइवेट लॉन्च कैपेसिटी। तो ये सारा इस टॉपिक के बारे में था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड एक MCQ प्रैक्टिस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, विच हिस्टोरिकल स्पेस माइलस्टोन शेयर्स इट्स एग्जैक्ट लॉन्च एनिवर्सरी विद विक्रम-1? ऑप्शंस आर मंगलयान मार्स ऑर्बिटर, SLV-3 एक्सपेरिमेंटल रॉकेट, चंद्रयान-1 ल्यूनार प्रोब, या फिर
PSLV C1। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, SLV3 एक्सपेरिमेंटल रॉकेट, जो कि लॉन्च हुआ था 16 जुलाई 1980 में। ठीक है, तो इसके 46 ईयर्स के बाद यहाँ पे हमने ये विक्रम 1 लॉन्च किया है। अब मूव करते हैं अपने सेकंड आर्टिकल की तरफ। तो सेकंड आर्टिकल में हमें अभी ये हमारा ट्राइब से रिलेटेड है, और आपको पता होगा ट्राइब्स हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही में कोया ट्राइब न्यूज़ में थी, तो हमें जो हमारी इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनके अलावा जो कुछ ट्राइब्स न्यूज़ में रहती हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स तो हमें पढ़नी ही है, चाहे वो न्यूज़ में है या ना है, बट अगर आपको कुछ और ट्राइब्स देखनी है तो जो न्यूज़ में बनी हुई है उनको आप ज़रूर देख सकते हैं। इनसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम इसे समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, कोया ट्राइब एक इंडिया की स्केड्यूल्ड ट्राइब है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है। और अब हम इसका देखते हैं ज्योग्राफिकल हब, मतलब ज्योग्राफिकली ये इंडिया में कौन कौन से रीजन्स में हमें देखने को मिलेगी। तो ये ट्राइब कॉन्सेंट्रेटेड है गोदावरी बेसिन के अराउंड। हमें गोदावरी के बेसिन के अराउंड ये ट्राइब देखने को मिलेगी। सो गोदावरी रिवर पेनिनसुलर इंडिया की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर है। तो इसका ओरिजिन थोड़ा सा हम इसके बारे में भी समझते हैं, इसको फर्दर कंटिन्यू करने से पहले। गोदावरी रिवर का ओरिजिन पॉइंट है, ये हमें महाराष्ट्र के नासिक से ओरिजिनेट होती हुई नजर आएगी, एंड वहां से फ्लो करते हुए ये महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से फ्लो होते हुए कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, एंड एक और फैक्ट इसके बारे में है कि इसको कहा जाता है दक्षिण गंगा। दैट मीन्स इसको कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ इंडिया। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया की ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर है, एंड आफ्टर गंगा रिवर ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। तो ये कुछ फैक्ट इसके बारे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको पता होने चाहिए गोदावरी रिवर के बारे में, कहाँ से ये फ्लो करती है एंड क्या कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में। तो मैंने ये आपको बता दिया। अब समझते हैं, हमने देखा कि कोया ट्राइब लोकेटेड है हमारे गोदावरी बेसिन के अराउंड, और कौन कौन सी स्टेट्स में ये ट्राइब हमें देखने को मिलेगी। ये हमें देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा में ये ट्राइब लोकेटेड है। एंड डीप रिलायंस ऑन रिपेरियन इकोसिस्टम, क्या मतलब है इस लाइन का, हम समझते हैं। राइपेरियन इकोसिस्टम का मतलब होता है जो लोग किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं एंड अपनी डेली लाइफ के लिए उस रिवर पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से वाटर के लिए, देन फिशिंग और कल्टीवेशन के लिए डिपेंडेंट है हमारी रिवर पे, जो कि हमने बताया गोदावरी रिवर उसके बेसिन के अराउंड देखने को मिलेंगी। और ये एक रिपेरियन इकोसिस्टम में रहते हैं, उसका मतलब है कि पूरी तरह से ये रिवर पर डिपेंड करते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए। अब हम देखते हैं लिंग्विस्टिक रूट्स इसकी क्या क्या हैं। तो आपको पता ही होगा कि हर एक ट्राइब की अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे भी ये लोग यूज़ करते हैं कोई लैंग्वेज। ठीक है, इनकी जो अपनी लैंग्वेज है दैट इज़ कोई लैंग्वेज, एंड ये पार्ट है द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली की।
और आपने द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली सुनी ही होगी। साउथ की बहुत सारी लैंग्वेज इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, एट्सेट्रा। ये सारी जो साउथ की इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं ये द्रविडियन फैमिली से ही बिलोंग करती हैं, और यहाँ पे हमें कोई लैंग्वेज भी इसी फैमिली का पार्ट देखने के लिए मिल रही है। और कुछ और इसमें कहा गया है कि ये क्लोजली लिंक्ड है हमारी गोंडी लैंग्वेज से। आपने गोंड ट्राइब के बारे में भी सुना होगा, उनकी जो लैंग्वेज है वो गोंडी है। तो जो कोई लैंग्वेज है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है इस लैंग्वेज से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है एग्रो इकोसिस्टम इसका किस तरह से है। तो ये लोग प्रैक्टिस करते हैं पोडो कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो क्या समझते हैं आप लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन से? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जंगल के किसी एक एरिया को साफ करके आप वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हो, अपने एग्रीकल्चर कल्टीवेशन कुछ भी कल्टीवेट कर रहे हो, बट कुछ साल बाद जब आपको लगता है कि वहाँ की ज़मीन की फर्टिलिटी अब ख़त्म हो चुकी है, तो आप वहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरे पार्ट ऑफ जंगल के चले जाएंगे और उसको साफ करेंगे। देन आप वहाँ पे अपनी नेक्स्ट कल्टीवेशन स्टार्ट कर देंगे। तो उसी को कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। और वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम क्या दिया गया है? पोडू। देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको थोड़ा इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो पोडू, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज पेंडा। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगी? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे रीजन्स पे हमें देखने को मिलेंगी। और प्राइमरीली कौन इसको फॉलो कर रहा है? वो हमारी कोया ट्राइब अभी फॉलो कर रही है। अब हम कुछ और इंडिया की शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में देखते हैं, किस नाम से उनको इंडिया में जाना जाता है। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। पोडा और पेंडा होगी आपकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे रीजन्स पे। देन एक आपको देखने को मिलती है कुमारी। ये सारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, बट ये एक डिफरेंट रीजन में इनके कुछ डिफरेंट नाम से इनको एलोकेट किया गया है, तो आप ये याद रख सकते हो। बाकी ये सारी हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही, बस इनके नाम डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपने याद रखना है कि कौन से रीजन पे इनको किस नाम से जाना जाता है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। कुमारी कहते हैं वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। और हमें देखने को मिलेगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, झूम, और इसको झूमिंग भी कहते हैं। ये नाम आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। देन एक नाम है दीपा। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार रीजन में। ये कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम थे, इनको आप याद रख सकते हो। और इनके साथ में जो मैंने आपको रीजन्स बताए हैं उनको भी आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी आपको उठाकर एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दिया जा सकता है और ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि हाँ कौन से प्लेसेस में ये प्रैक्टिस की जाती है। उसमें आपको कोई भी लाइक छत्तीसगढ़, कोई भी अपनी स्टेट दी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस नाम से कौन से स्टेट या रीजन में ये पर्टिकुलरली फेमस है, ठीक है। तो हमने देखा कि पोडू या पेंडा हमारी कोया ट्राइब प्रैक्टिस करती है, और रीजन आपको देखने को मिलेंगे हमारे मेनली आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एट्सेट्रा। देन हमने देखा झूम या झूमिंग के नाम से इसको नॉर्थ ईस्ट में जाना जाता है। एंड दीपा इसको कहा जाता है
छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार रीजन्स में। और एक कुमारी था, वो आपके वेस्टर्न घाट्स में प्रेवलेंट है। ठीक है, ये हमने देखा। अब नेक्स्ट ये क्या बात कर रहा है कि ये डिपेंडेंट है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर भी। और इसका क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ टिम्बर पे ये डिपेंडेंट नहीं है, ये वहाँ के कुछ टेंडू लीव्स मिलेंगे, महुआ एंड लोकल फिशिंग पर भी डिपेंड करती है। इनका जो लाइवलीहुड है वो इन चीज़ों से भी चलता है, सिर्फ और सिर्फ टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ से आपने ये चीज़ें याद रखनी है कोया ट्राइब के बारे में। यहाँ से कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन उठा के आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ट्राइब न्यूज़ में थी, तो चांसेस हैं कि यहाँ से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। और ट्राइब्स वैसे भी आपके एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक क्विक रिवीजन देखते हैं। यहाँ पे हमने कोया ट्राइब के बारे में देखा। सबसे पहले हमने देखा कि इसका ज्योग्राफिकल रीजन कौन सा रहेगा, तो गोदावरी रिवर के किनारे हमें ये ट्राइब देखने को मिलेगी। एंड कौन कौन से रीजन होंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा में ये प्रेवलेंट है। देन हमने देखा कि ये रिलायंस करती है अपना रिपेरियन इकोसिस्टम पे। रिपेरियन इकोसिस्टम मतलब ये नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं और अपनी डेली लाइफ के लिए उस रिवर पे डिपेंडेंट है, तो उसका मतलब होता है रिपेरियन इकोसिस्टम। देन हमने इसकी लैंग्वेज के बारे में देखा कि ये कोई लैंग्वेज स्पीक करते हैं और कोई लैंग्वेज द्रविडियन फैमिली का एक पार्ट है। ठीक है, और ये काफ़ी सिमिलर है हमारी गोंडी लैंग्वेज से। और हमने इनके एग्रो इकोसिस्टम के बारे में देखा कि ये प्रैक्टिस करती हैं पोडू कल्टीवेशन, दैट इज़ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ये प्रैक्टिस करती है। और हमने यहाँ पे अदर भी कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम देखे। और ये टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही नहीं बल्कि तेंदू लीव्स, महुआ और लोकल फिशिंग पर भी डिपेंडेंट है, और इससे अपना डेली लाइफ चलता है इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक MCQ है, इस ट्राइब के रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन इज द कोया ट्राइब सिचुएटेड प्राइमरीली इन द गोदावरी बेसिन इज नोन फॉर प्रैक्टिसिंग विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो क्या ऑप्शन है, झूम, वॉलेट, पोडू या फिर धैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोडू। हमने देखा कि कौन सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ये प्रैक्टिस करती है, दैट इज पोडू। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो बात कर रहा है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल के बारे में, जो कि एक मीडियम साइज्ड वर्ड हमें देखने को मिलता है अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये भी अभी न्यूज़ में बना हुआ है, तो हमारे लिए स्पीशीज़ कोई भी न्यूज़ में है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो बात हो रही है इसके री इंट्रोडक्शन की। तो कहाँ पे अब समझते हैं कि क्या बात कर रहा है ये। द कमबैक reintroduced to गिर फॉरेस्ट आफ्टर लोकल एक्सटिंक्शन इन 1950s एंड 1960s। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास ग्रे हॉर्नबिल है वो 1950s में और 60s में हमारे गिर फॉरेस्ट से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो हमें यहाँ पे लोकल एक्सटिंक्शन देखने को मिली थी। इसका क्या मतलब है कि लोकली जस्ट इसी पर्टिकुलर रीजन से एक्सटिंक्ट हुआ था। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में ये एक्सटिंक्ट हो गया था, बस एक छोटे से एरिया से एक्सटिंक्ट हुआ था। बट अच्छी बात ये है कि अभी इसको फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया हमारे गिर फॉरेस्ट में, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। और 40 वर्ड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं आफ्टर 4 years ऑफ सक्सेसफुल ब्रीडिंग। तो ये एक अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब हम देखते हैं कि इसका IUCN स्टेटस क्या है। तो जब भी हम कोई स्पीशीज़ पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमें उसके IUCN स्टेटस का पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनता है स्पीशीज़ को लेके तो बहुत ज़्यादा चांसेस है उसमें उसका IUCN स्टेटस देखा जाए। तो क्या हमें IUCN स्टेटस देखने को मिल रहा है अपने ग्रे हॉर्नबिल का, दैट इज लीस्ट कंसर्न।
ठीक है, लीस्ट कंसर्न देखने को मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमें वर्ल्ड में इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, बट सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन से एक्सटिंक्ट हुआ था, तो ये ज़्यादा खतरे में अभी नहीं है, मतलब एक्सटिंक्शन का अभी इसके लिए कोई खतरा नहीं है, तो ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। और IUCN आपको पता होगा कि ये स्टेटस देती है सभी स्पीशीज़ को, कोई वल्नरेबल है, कोई एक्सटिंक्शन होने वाले हैं, कोई डेंजरस कैटेगरी में है, तो ये चीज़ें IUCN प्रोवाइड करता है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमने देखा क्या इसका स्टेटस है, लीस्ट कंसर्न। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बर्ड के बारे में। इस बर्ड को कहा जाता है फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट, इनको कहते हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है क्यों इसे फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है? तो इसका रीज़न ये है कि ये अपनी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो इसलिए जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस फ्रूट की सीड ये पूरे इलाके में छोड़ देंगे, तो उससे हमें वहाँ पे नए प्लांट्स या पेड़ देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट। ये भी एक अच्छा फैक्ट है इस बर्ड के बारे में, तो आप ज़रूर इसको याद रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेटर नेस्टिंग प्रोसेस इसकी किस तरह से रहेगी। सबसे पहले मड सील यहाँ पे बताया गया है। मोनोगेमस फीमेल सील्स herself inside a deep tree cavity using mud and feces। जो फीमेल होगी वो एक ट्री की कैविटी में चले जाती है और उसको पूरी तरह से ये बंद कर देगी, बस वहां पे एक होल आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने जो इनके आगे ऑफस्प्रिंग होगी उसको, लाइक स्नेक या फिर कोई अदर प्रिडेटर स्पीशीज से ये बचाने के लिए इस तरह का एक मड में चले जाती है, अपने पेड़ की कैविटी में चले जाएंगे, उसको पूरी तरह से बंद कर देगी, जस्ट एक होल होगा वहां पे। तो यहाँ पे मेल का सपोर्ट भी हमें देखने को मिलता है। जब फीमेल अंदर होगी वो कई हफ्तों तक बाहर नहीं आएगी, तो मेल उसको फीड करता है थ्रू अ नैरो स्लिट फॉर वीक्स। तो बहुत सारे हफ्तों तक ये मेल उसके लिए कुछ भी फ्रूट्स खाना वो सब प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो अंदर उस कैविटी से बाहर नहीं निकलेगी कुछ हफ्तों तक, तो ये मेल उसको फूड प्रोवाइड करवाएगा। देन इकोसिस्टम इंडिकेटर, जो हमारे ग्रे हॉर्नबिल है उनको इकोसिस्टम इंडिकेटर की तरह भी देखा जाता है। समझते हैं कैसे? तो ये कहा जाता है कि जहाँ पे हमें इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, ठीक है। वहाँ पे हमें बहुत सारे ओल्ड और लॉन्ग ट्रीज देखने को मिलेंगे। देन तीसरा है कि वहाँ पे अच्छी मात्रा में फ्रूट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये सब इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ ग्रे हॉर्नबिल, कि इनकी प्रेजेंस से हमें अपने फॉरेस्ट की हेल्थ का पता चल रहा है। जितने ज़्यादा हमारे पास ये हॉर्नबिल होंगे उतना हम मान सकते हैं कि हमारा फॉरेस्ट पूरी तरह से हेल्दी है, उसका इकोसिस्टम अच्छा है, वहाँ पे अच्छे पेड़ हैं, वहाँ पे अच्छे फ्रूट्स इन वर्ड्स को प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा इकोसिस्टम इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। तो इसमें एक और एग्जाम्पल है, आपने गैंगेटिक डॉल्फिन का नाम सुना होगा। तो जो ये स्पीशीज है ये भी हमें रिवर के इकोसिस्टम के बारे में बताती है, ठीक है। अगर रिवर बिल्कुल साफ होगी, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, वहाँ पे आपको डॉल्फिन की पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। यही अगर उस रिवर में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही है, या फिर रिवर का इकोसिस्टम खराब हो रहा है, तो आपको वहाँ पे डॉल्फिन्स की कमी देखने को मिलेगी। तो ये इस तरह की कुछ स्पीशीज़ होती है जो हमारे इकोसिस्टम इंडिकेटर के रूप में काम करती है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे ग्रे हॉर्नबिल के बारे में, हमने देखा काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने इसके बारे में जानी। एक हम क्विक रिवीजन अब इसका करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि न्यूज़ क्या थी। हमने देखा कि 1950s और 60s में यहाँ से हमारे ग्रे हॉर्नबिल गिर फॉरेस्ट से एक्सटिंक्ट हो गए थे।
बट अब 2026 में 40 नए वर्ड्स को यहाँ पे री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और जो कि बहुत अच्छी बात है आफ्टर 4 years ऑफ एक्सपेरिमेंट। देन हमने इसका IUCN स्टेटस देखा, ये लीस्ट कंसर्न है, मतलब आपको वर्ल्ड वाइड इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ये एक्सटिंक्शन से अभी बहुत दूर है। और हमने देखा इसको कहा जाता है फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका रीज़न है कि ये बेसिकली फ्रूट्स खाते हैं, तो उसकी जब ये मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उसकी सीड्स वहाँ पे छोड़ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको नए प्लांट की ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसलिए फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट इन्हें कहा जाता है। देन हमने देखा कि इसका मड सील किस तरह से ये काम करते हैं, कि जो फीमेल होगी वो एक ट्री की कैविटी को कुछ हफ्तों के लिए बिल्कुल बंद कर देगी, एंड जो मेल होगा, मेल हॉर्नबिल होगा, वो उसको सपोर्ट करेगा, वो उसको खाना सब कुछ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, काफ़ी हफ्तों तक। देन हमने देखा कि ये एक इकोसिस्टम इंडिकेटर है, इनकी प्रेजेंस हमें बताती है कि हमारे जंगल अभी पूरी तरह से हेल्दी हैं, हमारा इकोसिस्टम अच्छा है, एंड हमारे पास अच्छे पेड़ हैं, फ्रूट्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है, फ्रूट्स भी अच्छे खासे हैं, तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब नेक्स्ट हम इसका एक MCQ देखते हैं। Why is the Indian grey hornbill referred to as the farmer of the forest in conservation biology? क्यों इसे कहा जाता है farmer of the forest? Option A is it excavates ground nests that create forest soil. Then option B is it regulates populations of primary crop pests. Third is its frugivorous diet heavily disperses large endemic seeds. And option D is it clears underbrush for dominant tree species. तो हमने अभी इसको डिस्कस किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, क्योंकि ये टोटली फ्रूट वेस्ट डाइट पे डिपेंड करता है और उसकी सीड्स को अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे छोड़ देता है, उसी वजह से वहाँ पे हमें नई ट्रीज़ की या प्लांट्स की ग्रोथ देखने को मिलती है, इसीलिए इसको कहा जाता है फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एंड जो लास्ट हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है दैट इज वेनेजुएला ट्विन अर्थक्वेक के बारे में। आप सब लोगों ने न्यूज़ तो देखी होगी, थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है कि वेनेजुएला में अभी ट्विन अर्थक्वेक हिट हुए, ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्विन अर्थक्वेक का क्या मतलब है। इसका मतलब है एक ही टाइम पे वहाँ पे हमें 2 अर्थक्वेक्स देखने को मिले। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था 7.2, देन 1 मिनट के अंदर ही हमें दूसरा अर्थक्वेक देखने को मिला 7.5 मैग्नीट्यूड का, एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड के, और इसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट की, बहुत सारी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे डेथ हो चुकी है, अभी भी वहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशन चली है, अभी भी लोग कुछ ऐसे हैं कि जो अभी तक नहीं मिले। तो अभी का जो डाटा है वो है 5000 प्लस लोगों की यहाँ पे जान जा चुकी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ट्रिगर्ड किस तरह से ये हुआ। तो आपको साउथ अमेरिका में कैरेबियन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट देखने को मिलेगी, इनके बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट हुआ जिस वजह से हमें ये एक स्ट्रॉन्ग ट्विन मैग्नीट्यूड का, स्ट्रॉन्ग ट्विन अर्थक्वेक 7.2 एंड 7.5 मैग्नीट्यूड का वहाँ पे देखने को मिला, और एक ही मिनट में ये दोनों अर्थक्वेक वहाँ पे हिट हुए। और यहाँ पे देखते हैं इसने जो इम्पैक्ट किया था स्ट्रॉन्गली वो थी कोस्टल स्टेट ऑफ ला गुएरा, नॉर्थ ऑफ कैरिकस। कैरिकस आपको वेनेजुएला की कैपिटल देखने को मिलती है, जो ये सिटी है इसने यहाँ बहुत बुरी तरह से इसका एक आपको यहाँ पे एपिसेंटर देखने को मिला, और वहाँ पे इसने हैवी डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया। तो और हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए इस आर्टिकल से, ये तो हमने देख लिया। हाँ, आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि किस तरह से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने वहाँ पे हिट किया और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान गई है। तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है वेनेजुएला की लोकेशन, क्योंकि जब भी कोई कंट्री इस तरह से न्यूज़ में रहती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से कमीशन आपको
एग्जाम पुट करें, क्वेश्चन पुट करें एग्जाम में, ठीक है। तो वेनेजुएला आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, हमारे साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, ठीक है। और हम देखते हैं कि कौन सी कंट्रीज है जो इसके अराउंड हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले इसके नॉर्थ में हमें देखने को मिलेगा कैरिबियन सी, एंड इसके वेस्ट में हमें इसके ईस्ट में हमें देखने को मिलेगी गयाना कंट्री, साउथ में ब्राजील, एंड वेस्ट में कोलंबिया। आपको देखने को मिलेगी। तो ये कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं वेनेजुएला से। तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सी कंट्री वेनेजुएला को टच करती हैं, इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, और उसमें आपको डिफरेंट कंट्रीज ऑप्शन में दी जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो इसके नॉर्थ में आपको कैरिबियन सी देखने को मिलेगा, इसके ईस्ट में आपको गयाना कंट्री देखने को मिलेगी, इसके साउथ में ब्राज़ील, एंड आपको वेस्ट में कोलंबिया देखने को मिलेगी। और आप इसको मैप में जाके अच्छे से देख सकते हैं। कुछ और फैक्ट इसके बारे में हम देखें तो वेनेजुएला आपका बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करती है, तो उससे भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है। एंड ये ओपेक का भी पार्ट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। यहाँ पे हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि हाँ यहाँ पे एक आपके पास अर्थक्वेक देखने को मिला। आप ध्यान रख सकते हो कि 7.2 एंड 7.5 मैग्नीट्यूड के आपको 2 अर्थक्वेक एक ही मिनट में देखने को मिले। एंड ये चीज़ें आपने याद नहीं रखनी है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। जस्ट नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे डेथ टोल अभी पहुँच गया है, दैट इज़ 5000 प्लस पहुँच चुका है। एंड इसमें इसकी लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड इसके अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको असिस्ट करने के लिए इंडिया ने अभी एक ऑपरेशन भी स्टार्ट किया है। आई होप आपको उसका नाम भी पता होगा। तो क्या था उस ऑपरेशन का नाम? था एमिस्टेड। और इसका स्पेनिश में मतलब है फ्रेंडशिप, ठीक है। तो ये ऑपरेशन एमिस्टेड इंडिया ने अपनी वेनेजुएला को असिस्ट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया, जिसमें इनको मेडिकल असिस्टेंस, कुछ फूड, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब एक हम इसका क्विक रिवीजन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने समझा कि यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था जो कि ट्विन अर्थक्वेक था। एक ही मिनट में हमें 2 अर्थक्वेक देखने को मिले, 7.2 एंड 7.5 मैग्नीट्यूड के। बहुत ज़्यादा डेविस्टेटेड थे ये, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहाँ पे कॉज किया एंड बहुत सारी वहाँ पे लोगों की जान गई। और ये यहाँ पे 2 प्लेट्स देखने को मिलेंगी हमें, कैरिबियन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। इनके जो बीच में फ्रिक्शन हुआ उस वजह से हमें ये अर्थक्वेक देखने को मिला, और इसका एपिसेंटर हमें देखने को मिला ला ग्वायरिया नाम की एक सिटी है जो कि नॉर्थ ऑफ कैरकेस है। कैरकेस इज़ द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, वहाँ पे देखने को मिली। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी लोकेशन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है कैरिबियन सी, देन इसके ईस्ट में गयाना कंट्री, देन इसमें ब्राज़ील हमें साउथ में देखने को मिलता है, एंड वेस्ट में कोलंबिया देखने को मिलती है। और मैंने अभी बताया कि हमने इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एमिस्टेड ऑपरेशन भी लॉन्च किया है।
इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपको HPPSC एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपने ये नाम भी याद रखना है। देन इन्होंने अभी IMF से कुछ लोन लिया है, दैट इज़ $346 मिलियन। तो अभी जो डिज़ास्टर हुआ है उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने ये फंड वहाँ से लिया है। तो ये पूरा हमारा टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक MCQ। The devastating strike slipped twin earthquakes in Venezuela were triggered along the complex boundary of which two tectonic plates? हमने ये अभी डिस्कस किया कि कौन सी दो प्लेट्स थी जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक वहां पे कॉज हुआ। ऑप्शन ए इज Nazca plate and South American plate. Option B, Cocos plate and Caribbean plate. Option C is Pacific plate and North American plate. Then option D is Caribbean plate and South American plate. तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन डी, कैरेबियन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट के फ्रिक्शन से हमें ये अर्थक्वेक देखने को मिला। फिर यहाँ पे लास्ट में हमारे सारे टॉपिक दिए हैं और उनका एक छोटा सा रिवीजन है, तो चलिए हम फटाफट 2 मिनट में इसको देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था दैट वाज रिलेटेड टू विक्रम 1, और इसको आप मिशन आगमन के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो हमने देखा ये फर्स्ट प्राइवेट हमारा एक रॉकेट रहने वाला है और इसको प्राइवेट कंपनी डेवलप कर रही है, और कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है। देन हमने देखा पेलोड इसका 350 किलोग्राम रहने वाला है, एंड SLV-3 के 46 ईयर्स बाद ये एक रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है, जो कि लॉन्च हुआ था 18 जुलाई 1980 में, और इसको आप रिलेट कर सकते हो GS पेपर 3 से। देन हमने कोया ट्राइब के बारे में देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि ये गोदावरी बेसिन में हमें देखने को मिलेगी, कोई लैंग्वेज का यूज़ करती है जो कि द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से लिंक रखती है, और ये पोडू शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करती है। इसको आप GS1 पेपर से लिंक कर सकते हो। थर्ड हमने देखा इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, हमने देखा कि इसको री इंट्रोड्यूस्ड करवाया जा रहा है गिर फॉरेस्ट में, 40 नए हॉर्नबिल्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एंड इसको फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, एंड यूनिक मड स्लिट नेस्टिंग ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। और ये रहेगा आपका GS पेपर 3 से रिलेटेड। देन अभी हमने अपना लास्ट टॉपिक देखा दैट इज़ वेनेजुएला क्वेक्स के बारे में। हमने देखा कि कैरेबियन और साउथ अमेरिकन प्लेट्स का इसमें फ्रिक्शन हुआ, हमने इसकी जोग्राफिकल लोकेशन देखी। देन हमने देखा कि ये $346 मिलियन IMF से लेने वाला है अपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और इसको आप लिंक कर सकते हो GS पेपर 1 से। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे, इनकी क्लैरिटी हुई होगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमारी ऐप द रैंकर को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरे इन टॉपिक्स का PDF मिल जाएगा, मेरी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उसका भी आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड होंगे, और वहाँ पे आपको MCQ सीरीज़ और भी टॉपिक्स की HPG के सीरीज़ सारी फ्रीली अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।